हेलो एवरीवन। चलो बिना एक्स्ट्रा पढ़ाई करे हम देखते हैं आज की हरियाणा प्रीलिम्स का स्कोर कैसे बूस्ट किया जा सकता है। हम स्टार्ट करेंगे 31st क्वेश्चन से आज। द क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन प्रोसेस, लिस्ट टू डिस्क्रिप्शन। तो हमें क्वेश्चन देखते ही लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये टर्म्स नहीं सुनी होती हैं। फर्स्ट टर्म है मोल्टिंग, फिर सेकंड टर्म है रीलिंग, थर्ड टर्म शीयरिंग एंड फोर्थ टर्म स्काउरिंग। तो ज़्यादातर लोगों ने ये टर्म्स नहीं सुने होते हैं, लेकिन फिर भी हम लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से देखते हैं कैसे इसे सॉल्व कर पाते हैं। अब अभी के लिए हम मोल्टिंग को छोड़ देते हैं, सेकंड टर्म पर आते हैं रीलिंग। अब रीलिंग में आपने इस टर्म को शायद नहीं सुना होगा कि रीलिंग होता क्या है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा, आपने रील के बारे में ज़रूर सुना होगा। अब जैसे ही हम रील वर्ड देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? एक तो वो फोटोग्राफ्स वाली रील जो पहले यूज हुआ करती थी, और एक इंस्टाग्राम वाली रील्स। तो रील, अगर हम अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग एक कंटिन्यूअस, एक स्ट्रिंग या चेन होगी किसी भी चीज की जो कंटिन्यूअस चलती जाए, उसे रील बोलेंगे हम। अब उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो हम उसे मार्क कर लेंगे। आते हैं हम डिस्क्रिप्शन में। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम ककून्स। तो ककून से जब हम सिल्क निकालते हैं, उसे निकालने के प्रोसेस को हम इन चार में से क्या बोल सकते हैं? मोल्टिंग, रीलिंग, शेयरिंग या स्काउरिंग। अब आप देख सकते हो कि भाई रीलिंग जो है ये इससे मैच कर सकता है, बिकॉज जब सिल्क निकालते हैं हम तो वो जो फाइबर होता है सिल्क का, वो जो थ्रेड होता है वो निकलता हुआ चला जाता है लंबा, बिल्कुल रील की तरह, राइट? तो हम रील से इसे मैच कर सकते हैं। हालांकि अभी हम बिल्कुल कंफर्म श्योरली नहीं बोलेंगे कि ऐसा ही होगा, हम बाकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेंगे। सेकंड डिस्क्रिप्शन है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल। वूल कैसे निकालते हैं बॉडी? तो आपने देखा होगा, या देखा नहीं होगा तो वीडियोस में देखा होगा या सुना होगा, या फिर आपको पता होगा कि जब भी वूल निकाली जाती है तो वूल का फाइबर निकलता है, कोई स्ट्रिंग या कोई थ्रेड तो नहीं निकलता वूल का, राइट? तो रील से तो हम इसे कनेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड, process of washing the raw sheared wool to get rid of grease, dirt and dust। अब इसमें बोला हुआ है sheared। अगर ये ऑलरेडी sheared wool है तो हम इसे shearing से तो मैच नहीं कर सकते। इसका मतलब सी जो है थर्ड से तो मैच नहीं करेगा। तो जहां भी सी का 3 दिया हुआ है उसे हम काट देंगे आंसर में। तो ए ऑप्शन में सी का 3 दिया हुआ है। शेयरिंग इसने पूछा है क्या होता है, लेकिन इसने बोला है शेयर्ड वूल जो होती है उसको धोने के प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये शेयरिंग तो नहीं हो सकता। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा इससे। फिर आता है फोर्थ, प्रोसेस ऑफ शेडिंग आउटर लेयर। अब ये भी हमारा रीलिंग से मैच नहीं हो रहा है, तो ऑल इन ऑल हमारा जो रीलिंग से मैच हो रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन है। तो बी का हम 1 मान के चलेंगे। अब देखते हैं बी का 1 कहाँ पर है। ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा कट जाएगा। अब ए और डी तो नहीं है, बी और सी है। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल 50-50 तक। आगे भी हम देखते हैं क्या करेंगे। अब शेयरिंग, शेयरिंग तो बहुत कॉमन वर्ड है इंग्लिश में। शेयर करना मतलब ऊन जब काटते हैं, जब स्किन के पास से हेयर को काटा जाता है बहुत ज्यादा केयरफुली, ध्यान ना देते हुए, तब उसे शेयरिंग बोलते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन शेयर फोर्स के बारे में तो पढ़ा होगा। जब टेंशनल फोर्स होता है, जब किसी चीज़ को खींचते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें जो फोर्स लगता है वो शेयर फोर्स होता है। तो शेयर का मतलब आप ये कह सकते हो खिंचाव। तो इसमें जहां भी खिंचाव हो रहा होगा इन डिस्क्रिप्शन में, उस वाले को हम मान के चलेंगे कि शेयरिंग का मतलब है वो। तो सेकंड डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो क्लियरली दिख रहा है सी का जो है सेकंड है। अब सी का सेकंड कहां पर है? ऑप्शन बी में। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे गौर से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग asexual reproductive structures in fungi
एंड सिंपल प्लांट्स इज आर ट्रू। तो ये फंगस या फंजाई और सिंपल प्लांट्स की बात कर रहा है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और पूछ रहा है इसमें सही कौन सा है। रिमेंबर, इसमें सही पूछ रहा है, गलत नहीं पूछ रहा है। तो इसमें अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है और तीनों भी सही हो सकते हैं, बिकॉज ऑप्शंस उसी तरह सेट हैं। तो हम एक बार तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट वन, जू स्पोर्स are flagellated motile spores produced inside a parent cell called zoosporangia. ओके, अब इसमें कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। जू स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड, तो फ्लैजिलेटेड में तो गलती नहीं हो सकती, मोटाइल हो सकता है। मोटाइल की जगह हो सकता है नॉन मोटाइल हो। ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ पेरेंट कॉल्ड सेल कॉल्ड जूस्पोरेंजिया। अब मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट कर सके, राइट। नॉन मोटाइल जो मूवमेंट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड सिंगली, अब ये नॉन मोटाइल बोल रहा है और ऊपर मोटाइल बोल रहा है। प्रोड्यूस सिंगली और इन चेन्स बाय कॉन्ट्रिक्शन एट द टिप और लेटरली ऑन स्पेशल हाइफल ब्रांचेस कॉल्ड कॉनिडीफोर्स। अब इसमें इस स्टेटमेंट में आपको कोई गलती नहीं दिख रही होगी, बस मोटाइल और नॉन मोटाइल, यहीं से गलती हो सकती है बस। अभी मैंने पीछे आपको एक टेक्निक सिखाई थी कि भाई स्विच करना बहुत ही कॉमन है ऐसे एग्जाम्स में। तो वो क्या करते हैं, दो चीजों का डिस्क्रिप्शन देते हैं और उस डिस्क्रिप्शन को स्विच कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोनिडिया मोटाइल हो और जूस्पोर्स का नॉन मोटाइल हो। लेकिन मैंने बोला था वो ऑफन ऐसा करते हैं, मैंने कभी नहीं बोला कि वो हमेशा ऐसा करते हैं, और उसका एग्जांपल ये रहा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई उन्होंने किया है या नहीं किया है, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो फिर तो वो टेक्निक हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्टेटमेंट वन को दोबारा से पढ़िए और ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, ये जो प्रीफिक्स लगा हुआ है जू। जू से आप क्या समझते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको पता होगा जू इज रिलेटेड टू एनिमल्स। ठीक है, तो जू स्पोर्ट्स मतलब ये एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। और एनिमल किंगडम को अगर तुम देखो, एनिमल और प्लांट में अगर तुम कंपैरिजन करो, तो विच वन इज मोटाइल एंड विच वन इज नॉन मोटाइल आप खुद जान सकते हैं। तो जू स्पोर्स के जो स्पोर्स होंगे वो मोटाइल होंगे ऑब्वियसली प्लांट के कंपैरिजन में, और कोनिडिया जो है फिर वो नॉन मोटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्विच कर सकता था लेकिन उसने स्विच नहीं किया। तो मैं क्या मान के चलूंगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, क्योंकि इनमें और भी कोई गलती की गुंजाइश है नहीं। थर्ड स्टेटमेंट है, अब वैसे अगर दो सही है तो देखो ए कट गया हमारा, वन टू नहीं है इसमें, बी कट गया वन टू नहीं है और डी कट गया वन टू नहीं है। तो हम अपने आंसर पर आ चुके हैं सी पर। लेकिन फिर भी हम एक बार थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है तो। गेम्यूल्स आर एंडोजिनस, ठीक है, ये एंडोजिनस बोल रहा है। अब एंडोजिनस की जगह एक्सोजिनस भी हो सकता है, और तो कुछ चेंज नहीं करेगा। Endogenous bud that are simply a copy of parent nucleus with a small amount of cytoplasm and a protective covering around. अब वैसे तो ये एक्सोजिनस कर सकता था, लेकिन अगर आप आगे की स्टेटमेंट पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि एंडोजिनस का ही डिस्क्रिप्शन है। एंडोजिनस में ही तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। एंडोजिनस मतलब जब बीज किसी कवरिंग के अंदर होते हैं, लेयर में। एक्सोजिनस मतलब वो सामने होते हैं, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। तो इसने डिस्क्रिप्शन भी इसका दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम मानेंगे कि थर्ड भी सही है। इतना तो हमने देख लिया, लेकिन अब इसमें एक और चीज है जो बहुत ही ऑफ्टन यूज करी जाती है, और उसका लॉजिक भी मैं समझाऊंगा क्या है। इस पूरे क्वेश्चन को देखो और इसमें देखो डिक्शन कितना कॉम्प्लेक्स यूज किया गया है। डिक्शन मतलब द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन और एलेबोरेट ऑन थिंग्स। अब इसमें देखो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं, फ्लैजिलेटेड, मोटाइल और नॉन मोटाइल, कॉन्स्ट्रिक्शन, हाइफल ब्रांचेस, एंडोजिनस। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स डिक्शन है। अब अगर आप देखिए, अगर कोई अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट बनाएगा, क्या आपको लगता है कि ऐसा डिक्शन यूज करेगा? एक दो वर्ड्स यूज कर लेगा, लेकिन इतना सारा चीजें यूज कर लेगा। जब भी आप कॉम्प्लेक्स डिक्शन को किसी क्वेश्चन में देखें और उसमें कोई भी ऐसा वर्ड या ऐसी चीज ना मिले जिसे बहुत ही इजीली चेंज किया जा सके, जैसे डेटा या कोई फैक्ट या कोई टर्म, अगर ये सब ऐसी चीज ना मिले, तो आप ये मान के चलिए वो स्टेटमेंट सही ही होगा। बिकॉज मोर ऑफ्टन देन नॉट
Such statements are copy and pasted. These are copied and pasted from some source. बस क्या होता है, एक स्टेटमेंट को कॉपी किया, उसे पेस्ट कर दिया और उसमें से कोई टर्म या कोई डेटा चेंज कर दिया। बस आपको उसका ध्यान रखना है, अगर वो टर्म और वो डेटा आपको सही लग रहे हैं तो सच स्टेटमेंट्स आर highly likely to be correct. Moving on to the next question. The next question is कि इसमें फॉल्स पूछ रहा है। सबसे पहला चीज तो हम ये देखेंगे कि कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, कौन सा सही है ये नहीं पूछ रहा है ये। तो अब तीन है, तीनों तो गलत नहीं हो सकते बिकॉज ऑप्शन उस तरीके से सेटअप है। या तो दो गलत होंगे या एक गलत होगा। ठीक है, देख लेते हैं अब आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉइल इज आर फॉल्स? Number one, fertile soil supports plant growth by providing plant with nutrients, acting as a water holding body and serving as the substrate to which plants anchor their roots. तो बोल रहा है भाई सॉइल जो है प्लांट को ग्रो करने में सपोर्ट करती है और उनको उनके रूट को एंकर करने में सपोर्ट करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कहने का मतलब कुल मिला के सॉइल के फायदे बता रहा है, प्लांट को कैसे हेल्प करता है वो। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। Tree cover and forest prevent soil degradation and desertification by stabilizing the soil, maintaining water and nutrient cycling. पिछले स्टेटमेंट में बोला कि सॉइल जो है पेड़ पौधों को बचाती है उनकी रूट्स को एंकर करके, मतलब एक जगह रोक के। नेक्स्ट में बोल रहा है पेड़ पौधे अपनी रूट्स की वजह से सॉइल को बचाते हैं एक जगह रोक के उसे। कुल मिला के दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। थर्ड, ग्रास फाउंड ऑन पेस्चर लैंड्स कैन नॉट प्रोटेक्ट द सॉइल अगेंस्ट सॉइल इरोजन एंड ऑल्सो इनहिबिट्स द सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। आपको क्लियरली दिख गया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और थर्ड बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, थ्री ओनली। लेकिन हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज। मतलब दिखाता क्या हूँ, एक पैटर्न बताता हूँ जो अक्सर यूज किया जाता है। द पैटर्न इज, अगर कोई चीज पॉजिटिव बोली जा रही है अच्छी चीज के बारे में, अगर कोई अच्छी चीज है, गुड थिंग, और उसके बारे में कुछ पॉजिटिव बोला जा रहा है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिल्कुल करेक्ट होगा। अगेन कैवियाट सिर्फ यही है, मैं आपको हर पैटर्न में ये बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ अगर डेटा और कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या फैक्चुअल टर्म गलत ना दी गई हो तो। अगर कोई अच्छी चीज है और उसके बारे में कुछ पॉजिटिव बोला गया है तो वो बिल्कुल सही होगा। कोई अच्छी चीज है और उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोला गया है तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। सिमिलरली, कोई बेकार चीज है और उसके बारे में कुछ अच्छा बोला गया है तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। और कोई बेकार चीज है और उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोला गया है तो वो स्टेटमेंट सही होगी। अब ये ट्रिक मैं आप ट्रिक पैटर्न कुछ भी कह लो, ये चीज मैं आपको यहाँ इस क्वेश्चन में भी दिखा सकता हूँ और आगे आने वाले क्वेश्चन या पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप ये देख सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न्स जिससे आप किसी चीज स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो वो सही है गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो पैटर्न है आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। एनवायरनमेंट में तो मिलता ही है, साइंस में भी मिल सकता है आपको और ज्योग्राफी में मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी सीन इन एनवायरनमेंट। ओके, अब दोबारा से देख लेते हैं। फर्टाइल सॉइल, ओके, अभी सॉइल की बात कर रहा है, हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, तो ये एक अच्छी चीज है। तो अगर सॉइल के बारे में कुछ पॉजिटिव बोलेगा तो वो स्टेटमेंट सही ही होगी। अगर आपको डायरेक्ट उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसे अज्यूम करके चलना कि वो स्टेटमेंट सही है। और ये दिख रहा है यहाँ पर, ये सॉइल के बारे में पॉजिटिव बोल रहा है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये वेजिटेशन, ट्री कवर, फॉरेस्ट, ये तीनों चीज अच्छी चीजें हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं हम इनकी। और बोल रहा है कि सॉइल डिग्रेडेशन से बचाते हैं, डेजर्टिफिकेशन से बचाते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहा है इनके बारे में, बिल्कुल सही है। अब ग्रास है, ग्रास भी तो नेचुरल रिसोर्स है, अच्छी चीज है, लेकिन इसके बारे में ये नेगेटिव बोल रहा है कि ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता सॉइल इरोजन, सॉइल को सॉइल इरोजन के अगेंस्ट, ये बोल रहा है। तो एक अच्छी चीज है लेकिन उसके बारे में गलत बोल रहा है, मतलब नेगेटिव बोल रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत होगा। दैट इज वाई थ्री हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं पॉलिटी पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, पॉलिटी में सबसे कम पैटर्न्स और ट्रिक्स काम करती हैं, बिकॉज इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत होती है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या तो हमको पता होती है या नहीं पता होती।
तो अगर पता है तो सही, नहीं पता है तो नहीं सही। लेकिन डिस्पाइट दैट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये पैटर्न या एलिमिनेशन प्रूफ है, एलिमिनेशन फिर भी किया जा सकता है अगर हम लॉजिक से सोचे तो। अब आते हैं 34th क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर वन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अब आप देखो यहाँ पर जैसे ओनली सिखाया था मैंने कि ओनली बोलता है तो वो एक ट्रैप वर्ड होता है, ऐसे ही एनी जो होता है, एनी, ये भी एक ट्रैप वर्ड है। ये देखते ही हमें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि कोई भी सिटीजन इंडिया का कोई भी टाइटल ले सकता है किसी भी फॉरेन स्टेट से, राइट। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें, इस एनी में, ये एनी ना सबको इंक्लूड कर रहा है, एनी सिटीजन की बात कर रहा है। ऐसा हो सकता है शायद इम्प्रिजेंट सिटीजन हो या फिर कोई ऐसा सिटीजन हो जिसने बहुत बड़ा कोई क्राइम किया हो, उसके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हो, शायद वो टाइटल ना ले सके। नेक्स्ट एनी की बात करते हैं, एनी टाइटल, वो बोला एनी टाइटल, तो हो सकता है कुछ टाइटल्स ले सकते हैं कुछ ना ले सकते हो। फिर बोलता है एनी फॉरेन स्टेट, हो सकता है कि एनिमी फॉरेन स्टेट से ना ले सके, फ्रेंडली से ले सके। भाई कुछ भी हो सकता है, राइट। उसमें से एक भी पॉसिबिलिटी अगर सही हुई तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टेटमेंट पूरा गलत ही है। ना तो सिर्फ एनी की जगह कोई भी सिटीजन नहीं ले सकता, कोई भी टाइटल नहीं ले सकता, और किसी भी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता। एक्सेप्शन है अनटिल एंड अनलेस कोई आपके पास परमिशन हो अपनी गवर्नमेंट से वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है लॉजिकली, कोई पैटर्न कोई एलिमिनेशन की जरूरत नहीं है, लॉजिकली देखोगे बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। इन बालाजी राघवन वर्सेस इंडियन फेडरेशन 1996, अभी एक केस का नाम दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था उसका नाम दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोग केस का नाम देख के डर जाते हैं कि इस केस के बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, जब से सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है, लैक्स ऑफ केसेस सॉल्व किए होंगे, उनके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लिया होगा, कुछ ना कुछ रूलिंग सुनाई होगी। डू यू रियली थिंक कि ये जो कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी, ये कमीशन हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें सारे केसेस पढ़े होने चाहिए? नो, राइट। और ये ऐसा कोई फेमस, बहुत ज्यादा फेमस केस भी नहीं, मतलब फेमस है लेकिन उतना भी ज्यादा फेमस केस नहीं है कि आपने इसे पढ़ा होगा। तो कभी भी केस का नाम देख के नहीं डरना। यूजुअली क्या होता है, जो केस का नाम देता है और जो कंटेंट देता है स्टेटमेंट में, वो यूजुअली उसी केस से होती है, बस स्टेटमेंट सही या गलत हो सकती है, बाकी कंटेंट उसी केस का होता है। और कुछ लोगों को डाउट आएगा कि हो सकता है ये केस सही दिया हो लेकिन ये ईयर सही ना दिया हो, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एम्पिरिकल एविडेंस से कह रहा हूं मैं, कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, यूपीएससी के भी, हरियाणा सिविल सर्विस के भी। एम्पिरिकल एविडेंस ये कहता है कि केस के साथ उसका ईयर गलत नहीं देते हैं, वो साथ में दे। हाँ, अगर 100 में से एक बार 99 टाइम सही दे रहा है, एक बार गलत दे रहा है, तो मैं उसका नहीं कह सकता, वो बिल्कुल हो सकता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज अनाउंस द पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इज अ टाइटल बट दीज अवार्ड्स वायलेट राइट टू इक्वालिटी। मान लो मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी थी इस बारे में, लेकिन आपको इतना तो पता है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री टिल डेट अभी भी लोगों को दिए जाते हैं, ये टाइटल्स प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करते तो क्या अभी प्रेसिडेंट ये दे रहे होते? नहीं, राइट। और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तो ये तो इंडिया में इलीगल हो जाता, राइट। तो लॉजिकली सोचे, क्योंकि पद्म विभूषण पद्म भूषण आज भी अवार्ड किए जाते हैं टाइटल्स, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड हेंस हमारा जो आंसर है वो है डी, नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। विद रेफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन clearly divided into three parts: socialist, गांधीयन, लिबरल। ऑल्दो बहुत सी इजी स्टेटमेंट है, सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई डिवीजन नहीं करता, ये हमने समझने के लिए सिर्फ खुद से डिवीजन कर रखा है, स्कॉलर्स ने, एकेडमिशियंस ने।
उनको ग्रुप करने के लिए कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है, क्लासिफाई कर दिया जिससे कि इन्हें पढ़ना आसान हो। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिवीजन नहीं हुआ है। ये तो रहा फैक्चुअल चीज, इंफॉर्मेशन, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन अगर हमें पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप इस टर्म को देखिए क्लियरली। क्या अगर ये टर्म यूज नहीं करता यहाँ पर क्लियरली, तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग बदल जाता क्या? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता, इसने क्लियरली क्यों लिखा है पता है? मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ था इस सीरीज का, कि इन पेपर को सेट करने में एवरीथिंग, एवरी स्टेटमेंट हैज टू बी आइदर वाइट और ब्लैक, आइदर कंप्लीटली करेक्ट और कंप्लीटली इनकरेक्ट। देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप फॉर ग्रे जोन। ओके। और ये क्लियरली लिखने का सिंपल सा मतलब यही है कि उसने इस स्टेटमेंट को क्लियरली कंप्लीटली ब्लैक बनाने की, गलत बनाने की कोशिश करी है। हो सकता है कोई ये कह दे कि भाई वो जो लिस्ट दी है वो डिवीजन बेस्ड है। ओके। लेकिन अगर ये बोल रहा है क्लियरली, तो इसका मतलब उन्हें मेंशन करना पड़ेगा कि इस लिस्ट में ये वाले प्रिंसिपल्स सोशलिस्ट हैं, ये वाले गांधीयन है और ये वाले लिबरल हैं। और ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। तो ये क्लियरली जो टर्म है, ये उस चीज को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, राइट। और दूसरा दूसरा एक्सप्लेनेशन इस क्लियरली का ये है, जो अभी मैंने आपको पहले अभी ये वाला क्वेश्चन जो था 32nd क्वेश्चन में, जू स्पोर्ट्स वाला, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिक्शन का यूज किया गया था, राइट। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स डिक्शन मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है। क्लियरली ये वर्ड कॉम्प्लेक्स डिक्शन में नहीं आता, राइट। इसे हम, जैसे मैं बार बार राइट बोल रहा हूँ, ऐसे क्लियरली भी हम अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं। और अगर ये किसी ने स्टेटमेंट खुद लिखी होगी तो देर आर हाई चांसेस क्लियरली उसने खुद से डाला होगा। दैट इज वाई ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्टेड नहीं है, ये खुद से बनाई गई स्टेटमेंट है और इसमें कुछ गलतियां करी गई हैं। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। Directive principles of state policy related to cooperative society under Article 43 of Indian Constitution is taken from Nehru's Objective Resolution of 1946। अब कुछ लोगों को ये पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बहुत लेट आए हैं, बाद में अमेंड करके डाला गया है उन्हें। इनफैक्ट 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, डीपीएसपी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला आर्टिकल विच इज आर्टिकल 43 बी, उसे डाला गया है। तो अगर ये नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से होता, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक रुकने की क्या जरूरत थी? तो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। और क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 की बात कर रहा है ये। गवर्नमेंट could declare a state of emergency on grounds of external threat only। अगेन ओनली आ गया, मैंने बताया था ये ट्रैप है ये। अगर ये ओनली बोल रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि इमरजेंसी सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट पर ना डिक्लेयर करी जाती हो सकता है कुछ और भी ग्राउंड्स हो उसके। इनफैक्ट अगर वॉर या अग्रेशन के ग्राउंड पर अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाए, तो उसे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, जिसकी ये बात कर रहा है। और अगर हमारी विद इन द कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर नेक्सलिज्म एरिया में आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, तो उस ग्राउंड पे अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दें कि नेशनल इमरजेंसी है, तो हम उसे इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। पहली बात तो ओनली नहीं आना चाहिए, और भी ग्राउंड्स हैं। और दूसरी गलती क्या है वो बताता हूं मैं आपको। ये जो इमरजेंसी है एक्सटर्नल थ्रेट वाली, ये अंडर आर्टिकल 352 आती है, नेशनल इमरजेंसी वाले आर्टिकल में। एंड ये जो 356 आर्टिकल है, ये प्रेसिडेंट रूल वाला आर्टिकल है। तो इसने इस वाली स्टेटमेंट में दो दो बिल्कुल क्लियर गलतियां करी हैं। आपको गिफ्ट
करने के लिए स्टेटमेंट कि आओ इस स्टेटमेंट को गलत करो, क्योंकि इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब पढ़ के आते हैं। तो अगर आपको आर्टिकल याद है तो भी ये स्टेटमेंट हो जाएगा, और आपको ग्राउंड्स पता है तो भी स्टेटमेंट हो जाएगा। आपको दोनों ही चीजें नहीं पता तो ओनली एक ट्रैप वर्ड है, उससे भी आप दिमाग लगा सकते हो कि इमरजेंसी लगाने का क्या सिर्फ और सिर्फ रीजन एक्सटर्नल थ्रेट ही होगा, और कोई रीजन नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे सोचे तो भी इस स्टेटमेंट को आप गलत ही मानोगे। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, once an emergency is proclaimed, the federal distribution of powers remain practically suspended and all, ये भी एक ट्रैप वर्ड है, अगर एक भी चीज छूट जाए तो उसे हम सही नहीं मानेंगे। ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। पॉलिटी में याद रखना, अगर फेडरलिज्म के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनकरेक्ट होती है, और दिस स्टेटमेंट इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। कोई पीछे वाला लॉजिक, अच्छी चीज के लिए अगर कुछ नेगेटिव बोला जाए तो वो स्टेटमेंट गलत है। फेडरलिज्म अच्छी चीज है, उसको खत्म करने की बात हो रही है, ये गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द 42nd अमेंडमेंट वाज आल्सो पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी। वैसे तो बहुत फेमसली सबको पता ही है कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अभी हम इस पे कुछ नहीं लगाते, हम मान के चलते हैं ये, क्योंकि मैंने बोला जब तक आप किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं करेंगे आप मान के चलेंगे वो स्टेटमेंट सही है। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, फिर से बोल रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया है और आप ऑप्शंस देखें तो आप ए और बी को काट सकते हो। ए और बी को काटते ही आपको दिखेगा कि फोर तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब फोर भी गलत है, क्योंकि इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो फोर भी गलत होगा। लेकिन मान लो अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को नहीं काट पाया तो फोर को कैसे ट्रीट करेंगे। अमंग द वेरियस चेंजेस मेड बाय 42nd अमेंडमेंट, वन वाज दैट द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द कंट्री वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 7 years। बताया था मैंने, डेटा पॉइंट है, अक्सर गलत दिया जाता है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, 5 से 6 साल किया गया था, ना कि 7 साल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हेंस हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 3 ओनली। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में सेकंड स्टेटमेंट को सही माना है उन्होंने, और उन्होंने ऑफिशियल आंसर जो दिया है वो है 2 और 3। ओके, लेकिन देखो, अगर मुझे लगता है कोई चीज गलत है और वो लॉजिकली बिल्कुल साउंड है, तो मैं फालतू में उनकी ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के लिए अपना आंसर, अपनी रीजनिंग चेंज नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है इसमें कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो मुझे जिस वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट मान ली जाए, तो आप मुझे बता दीजिए, आई विल एक्सेप्ट दैट, अगर सही लगा मुझे तो। बाकी मुझे अभी ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, इसलिए मैं इसे गलत मान के चलूंगा। ऑल्दो अगर मैं इसे गलत मान के चलता हूँ तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, आई विल गेट नेगेटिव मार्क्स लाइक -0.25, बट दैट इज फाइन बाय मी। क्योंकि अगर ऐसे लॉजिक फेल करता गया और 2 4 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेटर देन दैट मैं एक क्वेश्चन गलत करूं बाकियों को सही कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस वाला बात है, या तो आपको पता है या नहीं पता, और ऐसा भी नहीं कि बहुत आगे पीछे वाली इवेंट्स हैं कि मैं लॉजिकली सोच लूँ कि ये तो इसके बाद ही हुआ होगा। तो ठीक है, अब ये तो अगर आपको आता है तो सही है, नहीं आता तो नहीं होगा। इसमें बेसिकली क्या है, नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो सबसे पहले आया था, दैट इज वाई सी इज द आंसर। बट मैं इसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं देना चाहता, बिकॉज मेरे कैपेबिलिटी के तो बाहर है कि मैं इसे लॉजिकली सॉल्व कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। Again, consider the following pairs. Committee of the Constituent Assembly, Chairperson. Language Committee, Union Power Committee, Minority Committee, Fundamental Rights Subcommittee, Advisory Committee on Fundamental Rights. Jawaharlal Nehru, Moturi Satyanarayan, H.C. मुखर्जी, जे बी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें भी ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता तो नहीं करोगे, बिकॉज इसमें ऑप्शन इस तरीके से सेट है कि आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। लेकिन एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कि यूनियन वर्ड से रिलेटेड जो भी कमिटीज थी, ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी जब इस टॉपिक को पढ़ा था, कि वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ ही थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वही उसको हेड कर रहे थे, उसी के चेयरपर्सन थे यूनियन से रिलेटेड जो भी कमिटीज थी। तो क्लियरली
अब मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि ये लॉजिक से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज से सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि ये कुछ बताने लायक है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूनियन जहाँ पर वर्ड आ जाए, आप ये मान के चल लेना कि जवाहरलाल नेहरू ने वो कमेटी हेड करी होगी, चेयर करी होगी। एंड बिकॉज ये गलत है, तो नेहरू जी के सामने लैंग्वेज कमेटी है, वो भी गलत होगा। वो एक्चुअली मोतूरी सत्यानारायण ने करी थी हेड। तो इन्होंने क्या करा है, वन और टू को इंटरचेंज कर दिया है और बाकी सारे सही है। अब ये सही है, मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि नहीं पता होगा आपको। अभी तो इसका आंसर ओनली 3 है। अब हरियाणा सिविल सर्विस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, इसलिए कोई पैटर्न डेवलप नहीं कर पाए हैं हम ऑब्जर्व करके, एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर देखें तो उससे आपको पता लगेगा। अगेन मैं सिर्फ आपको ये एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी के पेपर में देखें तो जहां भी ऐसे 5 स्टेटमेंट दिए हैं और उसमें पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, तो उसमें देखने को मिला है कि अगर 5 दिए गए हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आंसर जो है उसमें 3 पेयर जो है उन्हें सही दिया गया है और 2 को गलत किया गया है। ठीक है। अगर मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं तो 10 में से आपके 6 या 7 सही हो जाएंगे और 2 या 3 या 4 गलत हो जाएंगे। तो आप देखो, अगर आपको नेट पॉजिटिव पे जाना है तो आप ओनली 3 भी लगा सकते हो सबका। लेकिन अभी ये पैटर्न हरियाणा सिविल सर्विस में इवॉल्व नहीं हो पाया है, तो आई विल एडवाइज अगेंस्ट यूजिंग दिस टेक्निक इन दिस एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स देखते हैं। द मोतीलाल नेहरू कमिटी presented a bill of rights in 1930। मोतीलाल नेहरू कमेटी गलत हो सकता है, कुछ और नाम हो सकता है कमेटी का, कोई और कमेटी हो सकती है, या फिर 1930 गलत हो सकता है, राइट। तो प्राइमा फेसी चांसेस आर कि ये स्टेटमेंट गलत हो। नेक्स्ट, a bill of rights prohibits government from thus acting against the rights of the individual and ensure a remedy in case there is a violation of these rights। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो बिल ऑफ राइट्स है गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करते हैं इंडिविजुअल के राइट्स बचाने के लिए। बेसिकली राइट्स यही तो होता है कि वो गवर्नमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं इन फेवर ऑफ द सिटीजन या इंडिविजुअल। नॉन सिटीजन के पास भी राइट्स होते हैं, दैट इज बाय इंडिविजुअल। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, वो तो डेफिनेशन ही राइट्स की ये है। थर्ड, गवर्नमेंट कैन नॉट पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है। ये ये जो वर्ड है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये बोल रहा है रीजनेबल, बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली कैन पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान आर्म्ड फोर्सेस में है तो उसके कुछ राइट्स पर रोक लगाई जाती है। ऐसे उस टाइम पर भी कुछ रहा होगा, कुछ तो सोचा ही गया होगा। तो मैं इस स्टेटमेंट को गलत मानूंगा क्योंकि गवर्नमेंट कैन, ये तो लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा है। 2 सही है, 3 गलत है। तो आंसर में 2 आना चाहिए लेकिन 3 नहीं आना चाहिए। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन ए। वेट वेट, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी, माय बैड। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर में 3 आना चाहिए और 2 नहीं आना चाहिए, राइट। तो हमारा ऑप्शन ए कट जाएगा, बी कट जाएगा और सी कट जाएगा। है सर, आंसर इज ओनली 1 एंड 3। अब देखो, मैंने बोला था प्राइमा फेसी लग रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो सकती है, और लॉजिकली देखा जाए तो वो गलत प्रूफ हुई भी है। अब गलत क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ आपका। ये नेहरू रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है और 1928 में प्रेजेंट किए गए थे वो। ओके। Last question for the day. Consider the following statement. A bill pending in the legislature of state shall lapse by reason of the prorogation of the house or houses thereof। अब किसी हाउस को अगर प्रोरोगेट किया जाए तो क्या उसमें जो बिल पेंडिंग है वो लैप्स हो जाते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट। अब आप खुद ही लॉजिकली सोच के देखिए, अगर हाउस डिसॉल्व हो रहा है, कंप्लीटली खत्म हो रहा है, नए इलेक्शन होके नया हाउस इलेक्ट किया जाएगा, तब तो एक बार को मैं समझ सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट सही हो सकती है। लेकिन
जस्ट बिकॉज एक हाउस का एक सेशन खत्म हो रहा है तो बिल पेंडिंग हो जाएगा क्या, मतलब बिल को खत्म कर दिया जाएगा क्या, लैप्स कर दिया जाएगा क्या? ऐसे तो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा सब कुछ, कि एक बिल लाए थे हम, बस डिस्कशन होते गए, उसे पास नहीं कर पाए किसी कारणवश, और नेक्स्ट सेशन में उस बिल को दोबारा लाना पड़ रहा है, ऐसे तो वर्कलोड बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। जब वही हाउस है और उस बिल पर डिस्कशन हो चुका है, तो वही हाउस उस बिल को दोबारा से क्यों कंसीडर करेगा? तो ये तो लॉजिकली ही गलत लग रही है स्टेटमेंट। लेकिन गलत कब लग रही है, जब आपको प्रोरोगेशन इस वर्ड का मतलब मालूम हो। प्रोरोगेशन का मतलब होता है सेशन का खत्म होना, ठीक है, और डिसोल्यूशन का मतलब होना है कि हाउस का कंप्लीटली खत्म हो जाना। तो अगर प्रोरोगेशन का मतलब पता है तो इस स्टेटमेंट को आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी, क्योंकि सिर्फ प्रोरोगे हाउस के प्रोरोगेट होने से बिल को लैप्स नहीं किया जाता। अब आते हैं नेक्स्ट, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट पे। अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक बिल है जो कि लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है, विच हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ पेंडिंग है? काउंसिल में। किसने पास कर दिया है? असेंबली ने। तो इसका मतलब ये बिल असेंबली में स्टार्ट हुआ होगा, असेंबली ने पास कर दिया और काउंसिल को कंसीडर करने के लिए भेजा, अब उनके पास है पेंडिंग। अब ये बोल रहा है ये जो ऐसा जो बिल है वो लैप्स हो जाएगा अगर असेंबली का डिसोल्यूशन हो जाए तो, ठीक है, अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो ये बिल लैप्स हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा नहीं है ये कुछ, कि स्टेट लेजिस्लेचर में वो पेंडिंग था, ये स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, लेकिन काउंसिल में पेंडिंग है, तो क्या होगा ये बिल, अब क्या होगा, लैप्स होगा कि नहीं होगा, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हम आगे पढ़ते हैं, हमें नहीं पता होगा नहीं होगा। नेक्स्ट इज अ बिल विच इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट और विच हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट लैप्स ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। तो अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए और बिल जो है असेंबली में पेंडिंग हो, असेंबली में पेंडिंग है और विच हैव बीन पास्ड बाय द असेंबली, या फिर या तो पेंडिंग है या फिर असेंबली में पास हो गया है और काउंसिल में पेंडिंग है, तो वो बिल जो है लैप्स नहीं होगा अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो। अब अगर आप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है, तो या तो टू सही होगा या थ्री सही होगा, ठीक है, टू और थ्री में एक सही हो सकता है। तो ए और सी ऑप्शंस तो मेरे कट ही गए, क्योंकि उनमें तो वन आ रहा है, वो तो गलत ही है। अब अगर आप देखें बी और डी में, ये बोल रहा है या तो टू थ्री सही है या फिर ओनली टू सही है, और अभी अभी हमने देखा है अगर इनका मीनिंग देखें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों तो सही नहीं हो सकते, तो मैं बी को काट दूंगा और डी मेरा आंसर हो जाएगा। दिस इज द लॉजिकल सोल्यूशन। अगर आपको ये नहीं पता था तो भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों ही सही नहीं हो सकते और दोनों ही गलत नहीं हो सकते, एक सही एक गलत होगा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? देखो, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल पेंडिंग है, ठीक है, और असेंबली ने पास कर दिया है, तो वो असेंबली के डिसोल्यूशन पे लैप्स हो जाएगा। आप देखो असेंबली ने पास कर दिया, लेकिन अभी बिल प्रॉपर पास नहीं होगा क्योंकि काउंसिल में रुका हुआ है, असेंबली ने पास कर दिया लेकिन पास करने के बाद असेंबली हो गई डिसॉल्व, तो बिल हो गया लैप्स, ये बोल रहा है। अब ये बोल रहा है अ बिल विच इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट और विच हैज बीन पास्ड, तो पेंडिंग का तो छोड़ ही दो अभी क्योंकि और आ गया है, तो हम नेक्स्ट वाला कंसीडर कर रहे हैं, विच हैव बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये बोल रहा है पिछले स्टेटमेंट में इसने बोला था लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है बिल को, इसमें भी बोल रहा है पास कर दिया है, और पिछले स्टेटमेंट में बोल रहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग था, इसमें भी बोल रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है। तो कंडीशन दोनों की सेम हो गई बिल्कुल, कि असेंबली में पास हो गया काउंसिल में पेंडिंग है। दूसरे में बोला असेंबली में पास हो गया काउंसिल में पेंडिंग है। अब एक स्टेटमेंट में बोल रहा है कि असेंबली डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद, इसमें भी बोल रहा है असेंबली डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद, तो तीनों कंडीशन बिल्कुल सेम हो गई। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है ये कि ऐसे में बिल जो है लैप्स हो जाएगा, थर्ड में बोल रहा है ऐसे में बिल जो है लैप्स नहीं होगा। तो आप एक बात बताइए, जब तीनों में ही सेम कंडीशन है और एक में बोल रहा है लैप्स होगा एक में बोल रहा है लैप्स नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एक ही स्टेटमेंट सही होगी इसमें से, राइट?
तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड को ही सही क्यों मानूं मैं, थर्ड को क्यों ना मानूं? ऑल्दो हम ऑप्शंस देख के सॉल्व कर लिया, लेकिन मान लो ऑप्शन नहीं भी होते तो मैं कैसे करता? मैंने फर्स्ट वाले स्टेटमेंट देखा, प्रोरोगेशन पे लैप्स नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब डिसोल्यूशन पे तो लैप्स होना चाहिए ना, और डिसोल्यूशन पे लैप्स होगा, वो सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है। दैट इज व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।